आज के ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज्यादा एक्शन नॉन एग्री कमोडिटी स्पेस में नजर आ रहा है। अभी तो कुछ रिकवरी ऑफ कोर्स हमने आते हुए देखी है। नेचुरल गैस सुबह से ही हरे निशान में ट्रेड करता दिखा था, लेकिन अधिकतर कमोडिटीज यहां पर नजर डाली जाए तो इनकी पिटाई होती हुई नजर आ रही है। कच्चा तेल इस साल के ऊपरी स्तर से फिसलता दिखा है। फिलहाल 1% तक की कमजोरी यहां पर नजर आ रही है। 4050 के करीब ट्रेड हो रहा है। सोने का भाव 2 हफ्ते के निचले स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। निकेल लेड में हल्की सी सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम ये मेटल्स अभी भी नीचे हैं। M6 पर कॉपर पिछले 4 महीने के ऊपरी स्तर से फिसलता दिखा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संकेत कुछ खराब है। चीन के खराब आंकड़े और रुपए में जो आज मजबूती है डॉलर के मुकाबले, उसकी वजह से हमने घरेलू कमोडिटी नॉन एग्री कमोडिटी स्पेस में दोहरी मार पड़ती हुई देखी है। घरेलू बाजार में अगर सोने की ही बात करें तो इसकी जो कीमतें हैं हमने तकरीबन आप कह सकते हैं 33,300 के भी नीचे ट्रेड करते हुए फिलहाल हम देख रहे हैं। तो 33,250 एक अहम लेवल था, उसको भी तोड़ता हुआ सोना यहाँ पर नजर आया। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पर कमजोरी दिख रही है। इनफैक्ट फोकस हमारा सोने की तरफ ही है। ग्लोबल मार्केट में जो फर्राटा रफ्तार सोना अब तक दिखा रहा था पिछले कुछ हफ्तों से, इस साल की शुरुआत से ही, वो अब हम यहाँ पर फीकी पड़ते देख रहे हैं। इनफैक्ट इसी महीने की अगर बात करें तो तकरीबन ऊपरी स्तर से 2% गिरा है। और इस महीने की, फरवरी महीने की बात करें तो जितनी भी बढ़त इसने गार्डनर की थी वो सब गंवा दी है। इतना प्रेशर क्यों है, ये सब समझाने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुकी है। मनीषा, हम तो देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और ऐड हो गए हैं, स्पेशली ये जो भारत और चाइना के LOC पर जो हमने तनाव बनता हुआ देखा है, प्लस अमेरिका चीन को लेकर फिर से मामला हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। ये सब फैक्टर्स के चलते तो और चमक आनी चाहिए थी, इतनी गिरावट कैसे? जी हाँ नेहा, आई थिंक ये डॉलर की बढ़त का नतीजा है कि हमने फिर से यहाँ पर प्रेशर बनते हुए देखा है। आपने सही कहा, 10 महीने के हाईज ऑलमोस्ट $1348 पर आउंस हमने यहाँ पर सोने में बनते हुए देखे थे। लेकिन सोना इस पूरे महीने की जो तेजी है वो गंवा चुका है। एक्चुअली 0.25% नेगेटिव में अब हम फरवरी महीने के लिए सोने में यहाँ पर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। 2 हफ्ते के लोज पर सोना यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में है। काफ़ी हद तक जो US की जो फेड की टेस्टिमनी थी कल और आज, क्लियरली उन्होंने कहा है कि वो डेटा डिपेंडेंट होगी, तो सोने को वहां से भी एक्चुअली कोई डर नहीं है। US एंड चाइना की जो ट्रेड कॉन्वर्सेशन है वहां पर भी हमने देखा है कि एक रोड ब्लॉक बनता हुआ नजर आया है। बहुत आराम से ये बातचीत आगे चलेगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि US ने काफी क्लियरली कहा है कि चाइना US से कुछ यहाँ पर कमोडिटीज या गुड्स की खरीदारी करेगा तो वो ये पूरी बातचीत का हल नहीं है। स्ट्रैटेजिक जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उसके ऊपर अग्रीमेंट होने की बात है, तभी ये जो बातचीत है इसको सफल माना जाएगा। तो क्लियरली ये बातचीत भी काफी हद तक यहाँ पर बीच में अटकती हुई नजर आई है। जहाँ तक सोने की बात आपने कहा, हमने देखा है कि जो मांग है वहाँ पर अब कमी देखने लगी है। अगर आप इंडियन मार्केट्स में जनवरी के इंपोर्ट्स देखें तो वो भी यहाँ पर लो है। आज जो कल आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से स्विट्जरलैंड के जो गोल्ड के इंपोर्ट्स हैं वो जनवरी 2014 के बाद सबसे वीक हैं। इसी तरह का आंकड़ा हमने यूरोप से भी आता हुआ देखा है। तो ये जो हमने इंपोर्ट्स आते हुए देखे हैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट नहीं है जनवरी के महीने में, और इसका थोड़ा बहुत असर हमने यहाँ पर भावों में हुए देखा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब तक आप चार्ट्स पर देखते हैं कि सोना यहाँ पर 1312-1300 जैसे स्तर यहाँ पर होल्ड करता है, कंसोलिडेशन वाले मोड में अभी भी हम यहाँ पर सोने के लिए हैं। डिप्स पे यहाँ पर अभी भी खरीदारी के मौके हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स वगैरह अभी भी हैं। जैसे आपने कहा US एंड चाइना को ले लें, फेड की स्टेटमेंट ले लें, इंडिया पाकिस्तान पूरा इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पर फिलहाल वॉच कर रहा है। ब्रेक्जिट के कंसर्न्स भी यहाँ पर प्राइसेस में हैं, और डॉलर में भी हमने अब आज यहाँ पर थोड़ी बढ़त आते हुए देखी है। अदरवाइज 3 हफ्ते के लोज पर वहां पर भी कारोबार हो रहा था। तो काफी हद तक जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर अभी भी सपोर्टिव हैं। जस्ट द फैक्ट कि जो इंपोर्ट डेटा आया है बहुत ज्यादा कंट्रीज का बहुत सपोर्टिव नहीं है, तो कुछ बहुत मुनाफा वसूली शायद उस वजह से देखने को मिली। ओके, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स और कुछ एक फंडामेंटल्स हैं जो आगे जाते हुए निचले स्तरों से फिर से सपोर्ट सोने को प्रदान करेंगे। शुक्रिया मनीषा वो सारी डिटेल्स रखने के लिए। हमारे गेस्ट यहाँ पर एंजल कमोडिटीज के प्रथमेश माल्या आप जुड़ चुके हैं। प्रथमेश, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि आज सोने में खरीदारी करने का दिन है इन लेवल से, या कुछ शॉर्ट्स और किया जा सकता है यहाँ पर?
गुड मॉर्निंग नेहा। मेरे ख्याल से 1348 के बाद जो नीचे आया है गोल्ड डॉलर टर्म्स में वो थम नहीं रहा है। मेरे ख्याल से मोमेंटम अभी भी थोड़ा नीचे की तरफ का रहेगा। अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें 33,330 33,350 के आसपास अगर शॉर्ट बनाया तो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। नीचे में आपको 33,100 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 33,470 के, बट इसमें से थोड़ी सी गिरावट और भी बाकी है। मेरे ख्याल से शॉर्ट साइड में रहेंगे तो फिर काफी अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके, तो क्या 33,000 के नीचे भी आपको जाता हुआ दिख रहा है? पॉसिबल है नेहा, आई कैन नॉट रूल दिस आउट। पॉसिबिलिटी ऑफ अराउंड $13 to $14 फॉर 30। मेरे ख्याल से ये 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में पॉसिबल दिखता है, बिकॉज मोमेंटम जो है करेक्शन की तरफ थोड़ा सा बढ़ गया है। तो और $10-12 निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है गोल्ड के लिए। ओके, $10-12 यानी कि ऑलमोस्ट $1,300 का बेस ये टच करता हुआ दिखेगा। आप में से जितने कारोबारी यहाँ पर कुछ दिनों के लिहाज से ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा मध्यम अवधि के लिहाज से ट्रेड करने की सोच रहे हैं, तो ये जो शॉर्ट की पोजीशन है आप इसे कैरी भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में ये 33,000 के भी नीचे फिसलती हुई प्रथमेश को दिख रही है। अच्छा प्रथमेश, सोने में तो चलिए अभी कुछ समय तक थोड़ी सुस्ती बिकवाली का माहौल रहेगा, क्या चांदी में भी आप कुछ यही एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि मेटल्स की भी खासी यहाँ पर पिटाई हुई है, तो उसका दोहरा दबाव रहेगा? आई थिंक नया रन अप तो यूएस चाइना आउटकम्स में बेस मेटल्स काफी हद तक मूव हो चुके हैं अपसाइड की तरफ। और अकॉर्डिंगली आपको सिल्वर भी जो है काफी अच्छा कोरिलेशन शेयर करता है निकल के साथ और कॉपर के साथ, मोमेंटम दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सुस्ती दिख रही है मेरे ख्याल से निकल के काउंटर में और कॉपर में भी पॉसिबिलिटी करेक्शन की उम्मीद रख रहे हैं हम आने वाले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में। मेरे ख्याल से आपको सिल्वर में भी यही करेक्शन जारी दिखेगी। और मे वाला कॉन्ट्रैक्ट अभी ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होगा। मे वाला कॉन्ट्रैक्ट 4450 के आसपास ट्रेड करना होगा। 40,009 का स्टॉप होगा, नीचे में 39,700 के टारगेट्स होंगे। ओके, तो मे कॉन्ट्रैक्ट में वो रणनीति अपनाने की सलाह निकल कर आ रही है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है वो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है, इस वजह से आगे के कॉन्ट्रैक्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। 39,700 आपको लगता है कि यहाँ पर फिर इसकी गिरावट है वो कैप हो जाएगी? नॉट रियली। एक्चुअली क्या है, सिल्वर में भी मतलब काफी अच्छा मूव आ चुका है और मेरे ख्याल से इट्स टाइम जहाँ पे जिन्होंने मोमेंटम बिल्डअप किया ऊपर में वो अपने प्रॉफिट निकालने का समय है। तो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम है करीब और 700 से 800 रुपीज का मूव है जो नीचे की तरफ में आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे आके थम जाएगा, इट कैन पॉसिबली मूव ऑन फर्दर। मतलब सोने के साथ साथ चांदी की भी थोड़ी सी यहाँ पर पिटाई होने वाली है। और वंस अगेन जो सेम स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर भी अप्लाई करके चलिए। हालांकि मई वायदा में आगे जो अगला एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है उस पर फोकस करिएगा और इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि 700 से 800 रुपए यहाँ चांदी आने वाले कुछ दिनों में झटक सकती है। रुपया स्ट्रांग लग रहा है, क्या लगता है इसमें भी मजबूती बरकरार रहेगी? आज फिर 71 के नीचे का स्तर देख रहे हैं। नेहा, मेरे ख्याल से रुपी में 69.4 काफी इम्पोर्टेंट अहम होगा, बट नया वेरिएबल यहाँ पे आ गया है वो है इंडिया और पाकिस्तान का। और अब तक हम फॉरेन मूवमेंट्स को लेकर इंडियन रुपी को डिराइव करते थे, बट अगेन न्यू वेरिएबल है इंडिया पाकिस्तान जो हाइटेंड टेंशन होते हुए दिख रही है। और जैसे ही आपने देखा होगा ये जो वॉर के सिनेरियो बन गए, रुपी में एक डिप्रिसिएटिंग मूव आया था कल के ट्रेडिंग सेशंस में। तो मेरे ख्याल से जैसे ही यहाँ पे जो आसाब तेज दिखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वापस रुपी की चाल वैसी रहेगी। अनसर्टेन और वोलेटाइल मूवमेंट रहेगा रुपी के लिए, बट 69.4 काफी अहम देख रहे हैं। फिलहाल अगर इसमें कोई ट्रेड करे तो फिर डायरेक्शनलेस है, बिकॉज आप लास्ट 1-1.5 से 2 महीना देखो काफी नैरो रेंज में ट्रेड कर रही है ये करेंसी। तो मेरे ख्याल से इसमें फिलहाल कुछ भी ट्रेड करना जायज नहीं है। 69.4 आप कैसे देख रहे हैं? आज की क्या रेंज हो सकती है? आज की रेंज में एकदम साइडवेज रहेगा, इसमें कुछ खास आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज या फिर कुछ करना एडवाइजेबल नहीं है। अच्छा, तो रुपए से दूर रहने की सलाह है, अगर बहुत जरूरी नहीं है तब आप यहाँ से दूरी बनाकर रखिए। 6940 के पास फिलहाल यूएसडी आईएनआर में एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन एराटिक मूवमेंट है, पूरी तरह से नजर जियोपॉलिटिकल टेंशन जो एलओसी पर अभी बनी हुई है, जो गहमा गहमी है उस पर रहेगी। कोई भी पॉजिटिव खबर वहां निकल कर आती है देन ऑफ कोर्स रुपए के लिए अच्छी बात होगी, लेकिन अभी बिल्कुल सपाट एक छोटे दायरे का ट्रेड है और लेकिन फिर भी हरे निशान में यहाँ पर ट्रेड होता दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कच्चे तेल पे फोकस बढ़ाते हैं। इस साल की ऊंचाई से कच्चा तेल फिसल गया है, 4000 के ऊपर अभी भी है, लेकिन 0.1% की कमजोरी दिख रही है। अमेरिका में हमने देखा रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन 121 लाख बैरल प्रतिदिन पर चला गया है। प्रथमेश, बड़ी तेजी से हम अमेरिका में ये उत्पादन बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो जो ओपेक की सप्लाई कटौती की मुहिम है, क्या ये उस पर पानी फेर देगा?
आई थिंक नेहा ये जो ओपेक का डिसीजन है इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है यूएस के इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो मेरे ख्याल से जहां जितनी वहां से कटौती हो रही है उतनी यहाँ से बढ़त हो रही है, तो ये एक तरह का बैलेंस हो रहा है। तो एक बात तो क्लियर है नेहा यहाँ पे कि ऑयल मार्केट जो है वो डेफिसिट सिनेरियो में नहीं है डिस्पाइट ईरान और या वेनेजुएला पे सैंक्शंस के बावजूद। सो एक बात तो है कि ऑयल प्राइसेस को मूव अगर करना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ग्रोथ अक्रॉस द ग्लोब होनी जरूरी है, जो कि यूरोप में थोड़ी सी थमते हुए दिखाई दे रही है। यूएस ऑलरेडी ग्रोइंग बट यहाँ इंटरेस्ट रेट्स पे थमावट दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से यू हैव टू वेट एंड वॉच, बट काफी क्रूशियल लेवल पे है 56-57 WTI और इंडियन मार्केट्स में करीब 4080 के आसपास, 4060 4050 के आसपास यहाँ से मेक और ब्रेक सिनेरियो। अगर करेक्शन आता है तो काफी हद तक नीचे जा सकता है। मेरे ख्याल से आपको क्रूड का मोमेंटम है वो मेरे ख्याल से देख के करना चाहिए और स्टॉप लॉस लेके करना चाहिए। बट फिलहाल के अगर कोई ट्रेड करना चाहिए तो सेल करना चाहिए क्रूड को 4080 के आसपास और नीचे में टारगेट करीब 3970 का रखना चाहिए। ठीक है, तो अमेरिका के रिकॉर्ड स्तर के उत्पादन की तर्ज पर हम ये प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन प्रथमेश मुझे बताइए, मंडे को ट्रंप साहब ने ट्वीट किया था कि ओपेक यहाँ पर फिर से ये ग्लोबल फाइनेंसेस को, ग्लोबल मार्केट के फाइनेंसेस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से उनके उत्पादन कटौती की मुहिम जारी है। इसको ओपेक ने दरकिनार किया था। आगे जाते हुए अगर ट्रंप साहब की तरफ से कोई और बयान आता है, एक तो हमने देख लिया कि उत्पादन में बढ़ोतरी है, क्या लगता है कि वो कोई और यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं? मार्केट उसके लिए किस प्रकार से तैयार रहे, क्योंकि ये तो गिवन है कि 2019 बहुत वॉलेटाइल ट्रेड यहाँ देखने को मिल सकता है। कई बैंकों की तरफ से भी लगातार फोरकास्ट में हम देख रहे हैं कि बड़े जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं। कई बैंकर्स मान के चल रहे हैं कि Q3 तक यहाँ पर ब्रेंट में या नाइमेक्स क्रूड में अच्छी तेजी रहेगी। $70 के लेवल के लिए ब्रेंट में तैयारी की बात हो रही है, लेकिन Q4 में कहा जा रहा है फिर से स्टीप करेक्शन रहेगा। तो ऐसे मार्केट में ट्रेड कैसे करें? वो ब्रॉड रेंज घरेलू बाजार में क्या होगी? नेहा, ऑयल प्राइसेस आई थिंक एक क्वार्टर के लिए भी अगर बताना कि ये यहाँ पे जा सकता है वो मुश्किल बात होती है, क्योंकि इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स आते हैं और वो इफ्स एंड बट्स को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। बिकॉज इस इफ्स एंड बट्स को प्रेडिक्ट करने के अलावा एक स्टेटमेंट आ जाता है जो सबसे बड़ा फंडामेंटल बन जाता है ऑयल मार्केट्स के लिए। जैसे ट्वीट ट्रम्प साहब का ट्वीट था जहाँ पे उन्होंने कमेंट किया था इट इज टू मच हाई प्राइस, तो उसी दिन ऑलमोस्ट 4% की गिरावट आ गई थी। सप्लाई साइड वाला फैक्टर छोड़िए, डिमांड पे थोड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि आप ब्रेक्जिट का सिनेरियो देख लीजिए, चाइना की तरफ से लगातार खराब आंकड़े देख रहे हैं। अगर सप्लाई साइड एक बड़ी इकोनॉमी सप्लाई बढ़ा रही है, ओपेक है, पूरा जो कार्टेल है वो यहाँ पर उत्पादन घटाने की तरफ बात करें, लेकिन डिमांड भी तो होनी चाहिए। अगर ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का फेज इसी तरह चला, अमेरिका चीन के बीच में बात नहीं बनी, ट्रम्प साहब और किम जोंग उन के बीच में एक सोशल डिनर है आज रात को, क्या निकल के आएगा पता नहीं। ऐसी स्थिति रहती है तो फिर डिमांड तो आगे और डिटेरियोरेट होते हुए दिख रही है, इसका असर नहीं पड़ेगा कीमतों पे? नेहा, यस आपने ठीक कहा। चाइना का जो PMI है वो कंसेक्यूटिवली 3 मंथ्स है 50 के नीचे है। फर्स्ट, ब्रेक्सिट को लेकर वरीज है, मार्च 14 को फाइनल डेडलाइन है, डील और नो डील, और मार्केट्स है ओवर सप्लाइड। तो इस सिनेरियो में क्रूड के ऊपर जाने के आसार तो इतने दिखते नहीं है। पूरे फैक्टर्स को जोड़े तो लगता है कि ऑयल प्राइसेस करेक्शन की तरफ ज्यादा मुड़ेंगे, तो ऑयल प्राइसेस में ज्यादा देर तक लॉन्ग खड़े रहना मुनाजिम नहीं है। काफी अच्छे प्राइस है 57-56 के आसपास, टॉप रेजिस्टेंस के जोन में है। मेरे ख्याल से यहाँ पे नोट ऑफ कॉशन अटैच्ड है। ओके, नोट ऑफ कॉशन, लेकिन ऑफ कोर्स बायस यहाँ दबाव की तरफ दिख रहा है, क्योंकि डिमांड साइड के आंकड़े हैं ग्लोबल मार्केट के, वो फिलहाल बहुत सेहतमंद नहीं लग रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेटल्स पे फोकस करते हैं। खास तौर से चीन के जो खराब आंकड़े आए हैं उन्होंने मेटल्स में बहुत भारी उठापटक बनाने का काम किया। अभी हम घरेलू बाजार में कुछ रिकवरी देख रहे हैं, स्पेसिफिकली लेड और निकल ये थोड़ा सा चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शंघाई कॉपर, शंघाई निकल भी हरे निशान में है। इनफैक्ट शंघाई निकल थोड़ा बेहतर प्रदर्शन दिखा है, जो 1% ऊपर है इस समय, लेकिन एल्यूमिनियम, जिंक यहाँ पर दबाव है। घरेलू बाजार में अभी भी कॉपर, जिंक की अच्छी हालत नहीं है, आधे % की कमजोरी है। जरा बताइए, बड़ा कंफ्यूज ट्रेड यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रथमेश, क्या किया जाए मेटल मार्केट में?
आई थिंक मेटल में कॉपर और निकल ये दोनों कमोडिटी मेरे ख्याल से अच्छा मोमेंटम दे सकती है और काफ़ी हद तक मोमेंटम आ गया है यूएस चाइना के ऑप्टिमिज्म को लेकर, बट वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से थोड़ा सा शेकी ग्राउंड्स पे है। इसके लिए आपको डिलेमेटिक थोड़ा सा ट्रेड दिख रहा है यहाँ पे, बट अगर फिर भी आपको कुछ करना है तो मेरे ख्याल से कॉपर अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, जहाँ पे कॉपर के अप्रैल वाले वायदे में करीब 467 के आसपास आपको सेल स्ट्रैटेजी करना है। 472 का स्टॉप रहेगा और नीचे में करीब 8 से 10 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म बायस किस प्रकार का लग रहा है? कॉपर निकल में आप जैसे कई एक्सपर्ट्स एनालिस्ट रहे हैं जो काफी बुलिश रहे हैं। अगर इनके अपने फंडामेंटल्स को देखें, जैसे कॉपर के लिए अगर फॉर एग्जांपल देखें तो एलएमई पर इसके स्टॉक्स हैं वो 14 साल के लोस पर है। निकल की बात करें तो यहाँ पर ईवी थीम है, वो लगातार बीच बीच में उभर कर आती ही रहती है। स्टेनलेस स्टील की कीमतों को निकल जिंक बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। इन सबको देखते हुए अगर एक क्वार्टर की ही बात करें यहाँ पर तो ये कैसा दिख रहा है? ये मैक्रो फैक्टर्स तो चलिए चलते ही आ रहे हैं महीनों से। नेहा, मैक्रो फैक्टर्स जो है अगर निकल की बात करें तो इट इज देयर एंड इट इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल इन द लॉन्गर टर्म रन। तो अगर जो लॉन्ग टर्म बायर्स है आई थिंक जिनकी स्पॉट में पोजीशन है, आई थिंक दे वुड फेवर निकल मोर rather than कॉपर। बट कॉपर जिनको ट्रेड करना है उनके लिए 30,000 ऑलमोस्ट 30,000 टन के आसपास इन्वेंट्री है लिमिट, जो कि करीब 14 ईयर लो है, जो एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा माना जाता है। मेरे ख्याल से कॉपर के लिए अच्छा साबित हो सकता है, बट देन अगेन ऑलमोस्ट टॉप जोन पे है कॉपर 470 475 M6 पे और एलएमई पर भी। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको करेक्शंस की उम्मीद दिख सकती है, पॉसिबली 1 से 2 महीने के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा नीचे की तरफ का रुख रह सकता है इसमें। ओके, तो थोड़ा कूल ऑफ मोड हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल्स हैं अभी भी तगड़े, तो लंबी अवधि के लिहाज से तो आपको शॉर्ट्स नहीं करना चाहिए। लेकिन आने वाले कुछ समय के लिए, खासतौर से 1-2 महीने थोड़ा दबाव वाले रह सकते हैं। और आज की जो रणनीति है अप्रैल वायदा में कॉपर बेच के चलने की है, 460 के नीचे कॉपर फिसलता दिख रहा है। शुक्रिया प्रथमेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरे नॉन एग्री स्पेस में करेंसी मार्केट पर भी वर्ड ऑफ कॉशन और एडवाइस आज दिन भर के लिए हमारे दर्शकों को देने के लिए।